इस गढ़मंडला और अपने भुरा की इस भूमि पर हमारे पोतिर भाइयों द्वारा जो स्वास्थ्य, शिक्षा और संगीत इस संबंध में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस हमारे कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इस क्षेत्र के ऊर्जावान नवयुवक एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री नारायण सिंह पट्टा जी, इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय नारायण सिंह परते जी तथा उनके सभी टीम, आदरणीय श्री विजय सिंह धुर्वे जी जो सेवानिवृत्त शिशु रोग विशेषज्ञ है, संबल सिंह मरकाम जी और हमारे मातृशक्ति के रूप में आदरणीय श्रीमती सावित्री धूमकेती जी व मंच पर उपस्थित सभी हमारे अतिथिगण, मंचासीन, हमारे बाएं तरफ बैठी हुए हैं मातृशक्ति, पितृशक्ति, इन सबको मैं अपना सादर प्रणाम करता हूं तथा इस देश व हमारे समाज के भाग्य विधाता नवयुवक एवं नवयुवतियाँ, आदरणीय बच्चे, इन सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। आज इस कार्यक्रम में विशेषकर परम श्रद्धेय आदरणीय स्वर्गीय श्री शंकर शाह एवं रानी दुर्गावती के पावन धरती गढ़मंडला को मैं सादर नमन करता हूं। साथ ही साथ इस बुरा विषय के भूमि को भी मैं नमन करता हूं। यहाँ गांव के देवी देवता, विशेषकर ठाकुर दाई, शीतला, जो भी है गढ़ देव हैं, उन सबको मैं अपना नमन करता हूं। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम अपने सगाजन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होती है अपनों के बीच जा कर के। शासकीय सेवा में रहने के दौरान बहुत कम अवसर मिला और सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी कभी कभी आमंत्रित करते हैं, हम जाते हैं तो सुनने का, ख़ास तौर से मैं सीखने के लिए जाता हूं, सुनाने के लिए नहीं जाता। पर आज कुछ कहना है तो मुझे कहना पड़ेगा, इसलिए कि कुछ ऐसे हम लोग तीनों अधिकारी पुलिस विभाग में थे जहां बोला कम जाता था, करना ज़्यादा पड़ता था। तो हम लोग अच्छे वक्ता तो नहीं हैं, लेकिन हाँ ज़रूर इन 3-4 साल में जो मैंने सीखा है वो ज़रूर मैं आपके बीच में शेयर करना चाहूँगा। विशेषकर आज का जो मोटो है स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति। पहले मैं शिक्षा पे ही बात करता हूँ। जैसे कि हमारे पूर्ववक्ता के वास्तव में शिक्षा हमारे लिए कितनी आवश्यकता है। अगर हाँ शिक्षा नहीं होती तो निश्चित ही मैं आपके बीच इस मंच पे नहीं बैठता। बिना शिक्षा के हम अपंग हैं। शिक्षा के बल पे ही आज राज्य कर जाता है। अभी जो कह रहे थे कि कुछ ऐसे समाज है जो 3% है लेकिन पूरा भारतवर्ष में राज कर रहे हैं, और जो हम लोग इतनी बड़ी संख्या में हैं, हम केवल सेवक के रूप में, सिर्फ इसलिए कि हम शारीरिक रूप से सबल हैं लेकिन मानसिक रूप से हम थोड़ा कमज़ोर हैं। हमारे पास वो ताकत नहीं है, मानसिक ताकत। और ये जो मानसिक ताकत आती है वो शिक्षा के बल पे आती है। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित नहीं होते तो आज हमारे सामने जो विधायक जी हैं आज इतने ओहदे पे नहीं पहुंचते, और भी जितने भी पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के लिए भी तो शिक्षा की ज़रूरत है। आज एक डॉक्टर बन गए तो आज ना केवल अपने समाज को बल्कि अपने परिवार, ना केवल अपने परिवार बल्कि समाज को भी दिशा निर्देश दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं। शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं, मेरी भी निवेदन है कि हम सब हमारे परिवार में अपने बच्चों को शिक्षा दें। एक मैं अपना उदाहरण पेश करना चाहता हूं, आप इसको मत करिए कि थोड़ा समय जरूर लूँगा। मैं भी आपके जैसे बहुत गांव देहात का बस्तर जिले का निवासी हूं। मेरा गांव कांकेर से 15 किलोमीटर दूर था। गांव में कोई मिडिल प्राइमरी स्कूल नहीं थी। हम लोग पहला बैच हैं गांव में प्राथमिक पाठशाला से 5वीं पास किए हैं। गांव में प्राथमिक स्कूल नहीं था। मेरे दादाजी अनपढ़ थे। उन्हें कहा गांव में स्कूल होना चाहिए, तो उन्हें वीडियो को कहा, अभी भी मुझे याद है, बताते थे मेरे दादाजी, एक बुनकर था, वीडियो से निवेदन किए कि स्कूल हमारे गांव में चाहिए। तो उन्हें कहा हम गांव में स्कूल तो देंगे पर इतने 1000 रुपये मिलेगा, 5000 3000 मिला था उस जमाने में, पर तुम्हारे गांव वालों को श्रमदान करना पड़ेगा और आपको 8 महीने में स्कूल बना के देना पड़ेगा। तो मेरे दादाजी गांव का ठाकुर था, उसने मीटिंग किया, बोले हम बनाएंगे। गांव वालों ने श्रमदान किया, ईटा भी श्रमदान से बना, खपरा भी बना और मिस्त्री काम भी। मेरे दादाजी खुद मिस्त्री था।
उसने ईंटा जोड़ा, प्लास्टर किया, सब कुछ किया। 8 महीने के बजाय 6 महीने में उन्हें स्कूल बना के दिया। और उस 6 महीने की स्कूल जब बना तो स्कूल जाना था। और हमारा गांव तो खेती किसानी था घर में, तो मैंने कहा मैं तो खेती करूंगा दादाजी। बोले तुम कैसे खेती करो, तुम्हारे लिए मैंने स्कूल बनाया, क्यों नहीं जाओगे। मैं जाना नहीं चाहता था। मेरे दादाजी आज भी याद है, 8-10 दिन तक रोज मेरे को पकड़ के स्कूल ले जाते थे, स्कूल में छोड़ते थे, शाम को 4 बजे फिर स्कूल आते थे लेने के लिए। 10-12 दिन तक लगातार, लेकिन जब मेरी आदत बन गई उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, न कभी स्कूल से गैर हाजिर रहा। अगर कहीं जाना भी पड़ता था मेरे मामा के गांव, तो मैं तत्काल भाग के आता था कि नहीं मेरे को स्कूल जाना है। तो ये लगन जो पैदा किया, इसका श्रेय मैं आज भी मैं अपने दादाजी को देता हूँ। अगर मुझे स्कूल में नहीं भेजाता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पढ़ पाता। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल ही नहीं थी, प्राइमरी तो थी, उसके बाद मिडिल स्कूल 7 किलोमीटर हम लोग पैदल जाते थे नदी पार करके, महानदी को। हाई स्कूल पढ़ने के लिए 3 नदियाँ पार करके जाते थे, तो वहाँ किराए का मकान लेकर के जैसे तैसे करके हम लोग कॉलेज तक पढ़े। फिर बाद में हॉस्टल खुला, हॉस्टल में रहने लग गए। तो ये छात्रावास ने भी बहुत कुछ हमारी मदद की। अन्यथा शहर में किराए का मकान लेकर के पढ़ना और छात्रवृत्ति, इन दोनों ने हमको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद किया, इसमें कोई शक नहीं है। जिसकी बदौलत शासन की नीति रही है हमारे आदिवासी समाज के लिए, जिससे आज हम इस स्तर पर पहुँचे हैं। एक शिक्षा ही ऐसी है जो आपको दुष्परिणाम से भी बचाएगा, आपके शोषण से भी मुक्ति दिलाएगा और आगे बढ़ने के सुअवसर प्रदान करता है। अपने बच्चों का आप मार्गदर्शन कर सकते हैं, समाज का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो जहाँ भी जैसा भी स्कूल है उसको ज़रूर आप अपने बच्चों को भेजिए। खासतौर से बच्चियों को पहले नहीं भेजते थे। मैं आपको बता दूं शिक्षा का कितना असर पड़ता है। मेरी एक ही बहन है, मेरे पिताजी ने मेरे को तो पढ़ाया, मेरे बहन को नहीं पढ़ाया। आज भी मेरी बहन कहती है कि तुमको तो पढ़ाया भैया, मेरे को नहीं पढ़ाया। अब मैं अनपढ़ हूं, तो मैं कहता हूं बहन तू अनपढ़ है तो क्या हुआ, मेरी माँ भी तो अनपढ़ थी, लेकिन मेरे को पढ़ाया, मैं इतना बड़ा साहब बन गया। तो मैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ, तेरे बच्चे भी साहब बनेंगे। निश्चित ही आज मेरे भांचा भी अफसर है, उनकी दोनों बेटियां भी सास की सेवा में है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अनपढ़ है तो नहीं कर सकते हैं। शिक्षित होना जरूरी है, लगन होना जरूरी है। तो ऐसे इसमें ये ना हो, और समय समय की बात थी, लेकिन आज अनपढ़ रहने से काम नहीं चलेगा। हमारी बेटियों को हम पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। कहते हैं अगर बेटी शिक्षित होती है तो अपने माता पिता का घर भी सुदृढ़ करता है, उसका भी विकास करता है, और जब ससुराल जाएगी तो वहाँ का भी, वो दोनों घर का, 2 परिवार का उद्धार करता है। तो विशेषकर बेटियों की शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि वो 2 परिवार का उद्धार करती है, माँ बाप का भी और ससुराल का भी। इसलिए बहुत जरूरी है हमारी बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दें। वैसे भी शासन की नीति है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। एक चीज जरूर है, हम पढ़ाने में जरूर पीछे थे, बेटियों को बचाने में हम अन्य समाज से बहुत आगे थे। आदिवासी समाज अपने महिलाओं का, माताओं का, पत्नियों का, बेटियों का बहुत इज्जत करता रहा है। हमारा तो समाज ही मातृशक्ति का रहा है। हमारे परिवार में माता ही सब कुछ कंट्रोल करती है, आर्थिक दृष्टि से, घर द्वार। हम तो केवल खेत में काम करने वाले रहते थे, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा थोड़ा सा ये है कि शिक्षा ना केवल बीए एमए करें, तकनीकी शिक्षा, खासतौर से मेडिकल पे जाएं, इंजीनियरिंग पे जाएं, एमबीए करें, ऐसे व्यवसायिक शिक्षा पे जाएं जिससे हम आगे बढ़ें। केवल आज मास्टर या गुरुजी बने या पुलिस का आरक्षक बने या थानेदार बने से काम नहीं चलेगा। हमको बहुत ऊपर तक जाना है, जहां पर दूसरे समाज के लोग गए हैं। मैं एक किस्सा बताता हूं। हम लोग हॉस्टल में रहते थे रायपुर में, पेंशनबाड़ा में। बगल में एक अनुसूचित वो जाति का भी हॉस्टल था, वो हमारे साथ एक धितलहरे था। तो ऐसी चर्चा होती रही, तो यार बोले कि हमारे समाज में सब हमारे जितने बुजुर्ग हैं और धर्म गुरु हैं, उनका एक ही कहना है, अगर तुमको अपने समाज से, अपने जो अपरिचित, उस समय जाति का बहुत ज्यादा ये था कि तुमको अगर बनना है तो तुम डॉक्टर बनो। डॉक्टर की कोई जाति नहीं पूछता। आप डॉक्टर बनिएगा तो ब्राह्मण भी आएगा, ठाकुर भाई, हर कोई आपको इलाज कराएगा। उस समय तुम तो धितलहरे ले लो, चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन वो आपको डॉक्टर के रूप में आपकी पहचान होगी। इसलिए हमारे समाज के लोग चाहते हैं हम अधिक से अधिक डॉक्टर बने, एमबीबीएस करें। और बहुत अधिक हमारे तरफ तो आदिवासी लोग 2-4 एमबीबीएस थे, और वो एससी लोग 5-6-7 ज्यादा हॉस्टल में एमबीबीएस थे। ये भी बहुत अच्छी थी, मार्गदर्शन दिया।
आज खैर जाति बंधन उतना नहीं है, लेकिन आज से मैं करीब 69-70 की बता रहा हूँ, उस समय की बात है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी, उनकी सोच थी, जहां पर कोई आपका जाति ना पूछे। डॉक्टर की कौन जाति पूछता है? जिसको मरना है, जिसको इलाज, जो उसको नहीं मरना है, जिसको इलाज कराना है, वो तो डॉक्टर के पास आएगा, चाहे वो किसी भी समाज का हो। केवल एक शिक्षा ही हमको अपने उनसे दूर ले जाता है और गुणों से दूर ले जाता है। सो कॉल्ड जाति बंधन से भी हमको विमुक्त कर देता है। उसका फिर एक ज्ञानी पुरुष का न जाति नहीं पूछा जाता है, कहते ना साधु का जात नहीं पूछी जाती है, इस तरह से होता है। वैसे हमें फक्र है, हम गोड़वाना के हैं, हम राजवंश से हैं, हमें फक्र है अपनी जाति का, हमें बताने में कोई दुराचार नहीं है, कोई संकोच नहीं है। तो शिक्षा का एक अपना स्तर है, शिक्षा का एक महत्व है, और निश्चित ही आप इसको कहिएगा। जैसे अभी कह रहे थे कि कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल, इंटरनेट आज की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता कि हमको मोबाइल से दूर होना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। मोबाइल से मैंने कल बता भी रहा था एक कैसे दुष्परिणाम होता है। हमारे गांव की एक महिला को जो 8वीं तक पढ़ी थी, मोबाइल से वो कहाँ होशंगाबाद के लड़के से संपर्क हो गया, भाग गई बिना पहचान के। मोबाइल में बात हो जाती है आजकल। 8वीं तक पढ़ी थी लड़की और उज्जैन में मिली, उज्जैन से पकड़ के लाए भाई। वो मैं पुलिस में नहीं रहता तो वो लड़की वो बिक जाती, राजस्थान चली जाती। तो मोबाइल का ऐसा दुष्परिणाम भी है। तो कम से कम बातचीत करते में इसको थोड़ा हमारे बच्चों को भी, बच्चियों को भी मैं विशेष आग्रह करूंगा, मोबाइल का दुरुपयोग न करें, इंटरनेट का दुरुपयोग न करें, उसको शिक्षा में उपयोग